दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस नैरेटिव पोयम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की। इस पोयम को जॉन कीट्स ने 1819 में लिखा था, जबकि 1820 में इसको पब्लिश किया गया। बेसिकली इस पोयम के अंदर जॉन कीट्स ने एक रोमांटिक लवर्स को, एक रोमांटिक कपल जो है उनके भागने को बताया है कि वो किस तरह से एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भाग जाते हैं। जो इसके हीरो और हीरोइन है प्रोफेरो, जो कि इसमें हीरो का किरदार निभाएगा, और मैडलिन जो कि इसमें एक हीरोइन का किरदार निभाएगी। लेकिन पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले टाइटल को जान लेते हैं कि टाइटल क्या है। इसमें देख रहे हैं सेंट एग्नेस। जो एग्नेस है ये बेसिकली इस पूरी स्टोरी का एक अहम किरदार है। इसके साथ में जुड़ा हुआ है सेंट, यानी ये कोई एक ऐसी लेडी है जो कि ईसाई धर्म के अंदर एक सेंट के रूप में जानी जाती हैं। होता इनके साथ में एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है इनके साथ में। कहानी ये है कि रोम के अंदर आज से लगभग 1800 या 1900 साल पहले एक लेडी हुई और उसने अपने आप को पूरी तरह से क्रिश्चियन धर्म के ताबे कर लिया था, उसको फॉलो करने लगी थी। यहाँ तक कि उसने शादी करने से भी मना कर दिया। उसने अपनी वर्जिनिटी को, अपनी प्योरिटी को पूरी तरह से बना कर रखा। उसकी खूबसूरती का आलम यह था कि उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के इलाकों में होने लगे, लेकिन उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। राजा के दरबार में एक दरबारी हुआ करते थे, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता एग्नेस के लिए भेज दिया, लेकिन एग्नेस ने उसके जो शादी का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बात की शिकायत उस दरबारी ने राजा से की और राजा ने एग्नेस को दरबार में तलब कर लिया। राजा ने उससे कहा कि उसको उसके बेटे से शादी करनी होगी, लेकिन एग्नेस मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे अपनी चैस्टिटी को, अपनी वर्जिनिटी को बचा कर रखना होगा। लेकिन राजा उस पर नाराज हो जाते हैं और उन्होंने एग्नेस को कैद खाने में डालने के लिए बोला। एग्नेस को जेल भेज दिया गया और वहां पर कहा गया है कि एग्नेस को बिना कपड़ों के और न्यूड हालत में रखा गया। और राजा ने कहा कि अगर उसको अपनी चैस्टिटी पर, अपनी वर्जिनिटी पर इतना ही गर्व है तो हम उसकी वर्जिनिटी को ही खत्म कर देते हैं। कहा जाता है कि राजा ने उसके पास में जो उस समय के डाकू और गुंडे मवाली लोग थे, राजा उनको उसके पास भेजा करता था कि वो किसी भी तरह से एग्नेस की वर्जिनिटी को खत्म कर दे। लेकिन इसमें कहा है पोयम के अंदर कि जो भी कोई एग्नेस के पास जाया करता था तो वो अंधा हो जाता था। दूसरी ओर कहा गया है कि एग्नेस को वहां पर बिना कपड़ों के रखा गया था, तो इसीलिए जब भी कोई इंसान वहां पर जाता था तो उसके बालों को इतना बड़ा कर दिया जाता था। नेचुरली उसके बाल इतने बड़े हो जाते थे जो उसको पूरी को ढांप लिया करते थे। इसके बाद में राजा ने उसको तलब किया और कहा कि इसको किसी भी तरह से मार देना होगा। राजा ने आग जलवाई और एग्नेस को उस आग के अंदर कूदने के लिए बोला गया, लेकिन एग्नेस बिना किसी हिचकिचाहट के उस आग में कूद जाती है और आग पे उसका कुछ जो है बिगाड़ नहीं पाती। फिर राजा कहता है कि किसी भी तरह से हमें एग्नेस को मारना होगा, लेकिन ये सब वहां पर जो पूरा दरबार था वो सारा तमाशा देख रहा था। आसपास के लोग भी उसके तमाशे को देख रहे थे कि होने वाला क्या है। एग्नेस आग से बिल्कुल बचकर निकल जाती है और कहा गया है कि जो पूरा का पूरा मजमा वहां पर जुड़ा हुआ था वो सारे के सारे क्रिश्चियन बन गए थे। और वहीं से इस एग्नेस को एक उपाधि दी गई सेंट की, यानी अब इसको सेंट एग्नेस माना जाने लगा है। उसके बाद में राजा इससे नाराज हो जाता है और राजा ने कहा कि इसको मारना है। और इसके बारे में भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी कि इसको कोई चीज दुनिया की नहीं मार सकती, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस पर तलवार से हमला किया जाएगा जिसमें एग्नेस की मौत होगी। आखिरकार वो समय आ जाता है और एग्नेस पर राजा के कहने के अनुसार तलवार से हमला किया जाता है और एग्नेस उसमें मारी जाती है। इसी के ऊपर आज भी 21 जनवरी को यूरोप के अंदर और क्रिश्चियन धर्म के अंदर एक शाम, ईव के माने आते हैं इवनिंग, बेसिकली ईव मीन्स इवनिंग के हैं। एक शाम आती है 21 जनवरी को और शाम से लेकर जो सुबह तक का जो समय होता है, आज भी सेंट एग्नेस के नाम पर उस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसमें ये होता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको इस पूरी रात में जो है अपने जो उनका फ्यूचर, जो उनका हस्बैंड होने वाला है, उनका फ्यूचर जो लवर होने वाला है, उसके बारे में उनको सोचना है। तो उनको या तो सपना आ जाएगा, जो भी होगा हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे और इसमें आप सब ये जो है पढ़ेंगे। कहते हैं कि ये पोयम बेस है किस पर? सुपरस्टिशियस रिलेटेड
ईव ऑफ सेंट एग्निस, यानी जो ईव ऑफ सेंट एग्निस है उसके ऊपर ये पूरी पोयम बेस हो जाती है। और इसमें एग्निस क्या है, अ यंग मैडन, यानी एक नौजवान कुंवारी लड़की है, वो फास्ट रखती है, रोजे रखती है, एंड प्रेज, और सिर्फ वो प्रार्थना करती रहती है, और वो हमेशा ही अपने एब्सेंट लवर के बारे में सोचती रहती है। मैडलिन हमेशा क्या करते, फास्ट और प्रेज, वो हमेशा इन्हीं चीजों में लगे, जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी हैं वो हमेशा उन्हीं के अंदर लगी रहती है। आखिरकार जो सेंट एग्निस है वो अपने बेड पर जाती है और अपने लवर पोरफिरो को देखती है कि वो उसके बेडरूम में आया, और वो उसके साथ में भाग जाती है। तो इस तरह से जो इनका एक फेस्टिवल है, यहीं से इन्होंने थीम ली है, और आज भी इसको 21 जनवरी को फेस्टिवल को मनाया जाता है। पोयम के अंदर जॉन कीट्स ने जो एक सेंसुअसनेस है उसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, और इसके अलावा जो एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर है, जैसे कि मिडिवल एज में होता था कि राजा हो या कोई भी इंसान वो सपने देखा करता था और सपने में जो चीज उसको नजर आती थी, तो इसी तरह जॉन कीट्स ने भी एक सपनों की दुनिया का जिक्र किया है। और मिडिवल कलरिंग, यानी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फेरी क्वीन स्पेंसर की और इस तरह जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, उन कहानियों की याद आएगी। क्यों? क्योंकि इनके जो स्टोरी है, इनका जो प्लॉट है वो मिडिवल जो है प्लॉट के ऊपर आधारित है। पोयम के अंदर कहा है कि पोयम को लगभग जैसे कि स्पेंसर की फेरी क्वीन है, उसके अंदर परियों का जिक्र है, भूत का जिक्र है, और जो सपने हैं उनका जिक्र है, तो इसके अंदर भी जॉन कीट्स ने सपनों का जिक्र किया है। इस पोयम को स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया है। इस पोयम के अंदर लगभग 42 स्टैंजा हैं, जिनको स्पेंसरियन जो एक टोन है उसके अंदर लिखा गया है। पोयम का नरेशन बहुत ही स्मूथली चलता है, बहुत ही अच्छे से इसको लिखा है, और फुल ऑफ लाइफ, यानी पढ़ने से कहीं भी बोर नहीं होंगे। अगर इसको एक बार आप शुरू करेंगे तो पूरा ही कर पाएंगे। तो फुल ऑफ लाइफ, यानी ये पोयम कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी। थोड़ा सा पोयम के बारे में जान लेते हैं। कहा है कि ये इस पोयम के अंदर जो इसकी जो समरी है उसके बारे में कहा है कि इसमें होता ये है कि अगर कोई मैडन यानी कोई कुंवारी लड़की अगर अपने शाम के खाने को लेने के बाद में और अनड्रेस यानी कपड़े उतार करके वो अपने बेड पर चली जाती है, और वहां बेड पर लेटकर वो सिर्फ उस बारे में ख्याल करती है कि उसका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो कैसा होगा। यहाँ तक कि जो उसका तकिया है, जो उसका पिलो है, वो उसको भी अपने नीचे रख लेती है, और लड़की को सिर्फ जो है यानी जहां से वो हस्बैंड आने वाला है वहीं पर उसको देखना होगा, और इसके अलावा उसको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, यानी जो उसके साथ में हो चुका है अपने पास्ट को नहीं देखना, बल्कि उसको फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहना। जब तक वो जागी हुई है उसको सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। आखिरकार वो पाएगी कि जैसे ही वो सो जाएगी तो उसके सपनों में उसका फ्यूचर हस्बैंड आएगा, उसको किस करेगा, यहाँ तक कि उसके साथ में वो खाना भी खाएगा। मैडलिन जो कि इसकी मेन कैरेक्टर है, इसके मुख्य किरदार है मैडलिन, जो कि इसमें एक हीरोइन का रोल अदा कर रही है। मैडलिन को भी इस बात का विश्वास है कि उसका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो भी इसके साथ में आएगा, इसीलिए वो फास्ट रखती है, और जितने भी इसके तौर तरीके हैं इस फेस्टिवल को मनाने के, वो सब चीज़ों को पूरा करती है। और आखिरकार उसको एक सपना आता है, जब आधी रात हो जाती है तो वो देखती है कि सपने के अंदर जो है एक जो है प्रोफिरो ये उसके सपने में आ जाते हैं और उनके साथ में खाना खाते हैं, और इसी तरह उनके किस करते हैं, और यहाँ तक कि वो उसके साथ में फिर भाग जाते हैं। तो इस तरह से जॉन कीट्स ने इसमें ये बताया है कि किस तरह से जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको अपने फ्यूचर हस्बैंड को अगर देखना होगा तो उनको ये वाली जो रस्म है ईव ऑफ सेंट एग्नेस के फेस्टिवल की रस्म, इसको पूरा करना है। अच्छा, ये देखा गया है कि पेपर के अंदर बेसिकली जो फेमस लाइन्स होती हैं किसी भी पोएम की उनका भी जिक्र होता है। तो यहाँ पर दो इसकी फेमस लाइन्स हैं, जैसे कि एंड नोट माई लव माई seraph fair awake, thou art my heaven and I thy eremite। तो ये दोनों इसकी फेमस लाइन्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।